हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जो है कि तैयारी 4 के लिए हम जो तैयारी आप लोगों को करा रहे हैं उसका यह सेकेंड क्लास है। इसके पहले एक क्लास हो चुका है और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब जो है कि यहाँ से आज स्टार्ट होने वाला है क्रांति की शुरुआत से। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या क्या हुआ। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं। 9th क्लास का NCERT बुक है। NCERT बुक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो हम लोग जो है कि इसको देखेंगे आगे। अगर आप वीडियो फर्स्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। पिछले एक भाग में देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, इसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल तो आप जानते हैं, स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा, याद रखिएगा। एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें 3 स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इन संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इनकी अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। आप देखेंगे कि यह 1774 की बात हो रही है और उसके पहले जो स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी वह आज से 150 वर्ष लगभग पहले आप देखेंगे कि 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी। आगे हम लोग यहाँ देखेंगे। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ठीक है, कब बुलाई तो डेट याद रखिएगा, 5 मई 1789 ईस्वी को। प्रतिनिधियों के मेजबानी के लिए वर्साय की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजा जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। ठीक है, प्रथम स्टेट में पादरी आते हैं और द्वितीय स्टेट में कुलीन आते हैं, तो वो दोनों 300 प्रतिनिधि यहाँ भेजे थे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि जिसमें न्यायाधीश, शिक्षित वर्ग, व्यापारी, नौकर, किसान ये सब आते थे, उनके 600 प्रतिनिधि उसके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। तो याद रखिएगा, किसानों, औरतों और कारीगरों को सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायत एवं मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। आगे देखेंगे। जो मैं घेरता हूँ वो वेरी इम्पोर्टेंट होता है, उसको आप याद रखिए, नोट्स कर लीजिएगा। स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वें इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराई जानी चाहिए। किसने कहा? तो तीसरे वर्ग के लोगों ने कहा, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपने पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो आप याद रखिएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूसो है। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। कौन? तो तीसरे स्टेट के लोग। सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि गए थे वह वहां से वापस बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद आगे देखिएगा, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। कौन? तीसरे स्टेट।
20 जून को ये प्रतिनिधि स्वयं के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। कौन? तो तीसरे स्टेट। पूछेगा क्वेश्चन कि नेशनल असेंबली किसने घोषित किया? तो तीसरे स्टेट ने किया। और शपथ लिखी, जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाली संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगा। उनका नेतृत्व मिराविया और आवेसिया कर रहे थे। मिराविया का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। तो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि मिराविया का जन्म किस कुल में हुआ था? तो कुलीन वर्ग में हुआ था। लेकिन वह समानती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने को जरूरत सहमत थे। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटे भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिया। आवेसिया मूलतः पादरी था। देखिए यहाँ पे मिराबे कौन था? कुलीन था। और आवेसिया क्या था? पादरी था। और उसने तीसरे स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तक पैम्पलेट लिखी। तीसरे स्टेट क्या है, इसके लिए वह एक क्या लिखी? पुस्तकें लिखी, जिसका नाम था पैम्फलेट। आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे छोटे बॉक्स में दिया है, ये तो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1774 ईस्वी में लुई 16वें फ्रांस का राजा बना। सरकारी खजाना खाली हो चुका था और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा था। 1789 में स्टेट जनरल का आह्वान हुआ। तीसरे स्टेट के नेशनल असेंबली का गठन करता है और जो है कि बास्तिल पर हमला करके किसान विद्रोह होता है। अब 1791 में तो सम्राट की शक्ति पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। कब? 1791 ईस्वी में। अब 1792-93 में देखिए फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है। किसको? लुई 16वें को। कब? 93 में। आगे देखेंगे नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है 1804 ईस्वी में। और आगे चलकर वाटरलू का युद्ध होता है 1815 ईस्वी में, जिसमें जो है कि नेपोलियन की हार हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। अब ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा कि जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार कर रहा था कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा, और नेशनल असेंबली का गठन किसने किया था? तो तृतीय स्टेट ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वह जो है कि संविधान का प्रारूप तैयार कर रहा था, उसमें वह व्यस्त था। तो आगे जो है कि कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमत आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानें पर घंटों इंतजार के बाद गुस्साए औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उन्हें नास्तेनाबूद कर दिया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ये तैयारी 4 एकदम है कि इसमें पूछे जा सकते हैं। आपको सभी किताब पढ़ना होगा। देहाती इलाके में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भारे पर लठौतों लुटेरों को गिरोह बुला लिया है, जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़ी। यह अफवाह फैल गया गांव में। कई जिलों में भय के आतंक होकर किसान ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण इलाके पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जला दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए।
ये सब कौन कर रहा है? तो देहात के किसान लोग कर रहा है। उसको पता था, उनको उनको जो है कि अफवाह फैल गई, उनको अफवाह पता चला कि जो है कि धनिक लोग जो है, पूंजीपति लोग जो है, वह डाकू को बुला लिया है। तो उन्होंने धावा बोल दिया। अपने विद्रोह प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। जब ये सब विद्रोह हुआ तो नेशनल असेंबली को जो है कि लुई 16वें मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उनकी सत्ता पर अब संविधान का अंकुश होगा। अब उन्होंने समझा कि मैं तो राजा बनूंगा, लेकिन जो है जो संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा है तो वह भी हमारे अंदर में रहेगा। वह अंकुश लगा सकता है जो राजा अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता है। चलिए, संवैधानिक राजतंत्र जिसे कहते हैं, राजा भी रहेगा, कानून भी रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधुओं वाले सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपनी विशेषाधिकार को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को आप जानते हैं कि वह टैक्स फ्री था, टैक्स नहीं देते थे। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च में स्वामित्व वाले भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम, आगे देखेंगे, इस प्रकार कम से कम यहाँ से इस प्रकार कम से कम जो है कि लोगों कम से कम 4 अगस्त को कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आई। किसका? तो नेशनल असेंबली के हाथ में आई। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजा को मानना पड़ा, नेशनल असेंबली का जो संविधान पारित हुआ था उनको मानना पड़ा। आगे देखिए, संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस में। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। यानी नेशनल असेंबली में 1791 ईस्वी में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्ति को सीमित करना। नेशनल असेंबली का मुख्य काम क्या था? तो सम्राट की शक्ति को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्ताक्षरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में सर्वाधिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में दिखता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सक्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख क्या थे? लोग थे। और निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुष, महिला, बच्चे और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं होता था। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्य को चुनते थे। सभी नागरिकों को मताधिकार का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति, ऐसे पुरुष को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन को मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। तो आप याद रखिएगा, जो मतदान का अधिकार उसे ही प्राप्त था जिसकी 25 वर्ष से अधिक उम्र हो और वह हाँ सर।